Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। आज के क्लास से हम मेन ग्रुप की शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इसे क्या करेंगे टॉपिक वाइज लेके सब टॉपिक को लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इसको उसी तरह से समझेंगे, मीन्स कॉन्सेप्ट को लेके पूरा फैमिली को जहाँ पे भी लग रहा है वो कॉन्सेप्ट उस सभी को समझेंगे। उसी से स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, आज क्लास में जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे ख़त्म करने के लिए। शुरू करते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मेन ग्रुप। ठीक है, पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन में इन पॉलीमराइजेशन ड्राइविंग फोर्स आपका क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स आपका दो तरीके का आएगा। एक आएगा आपका कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, दूसरा आएगा आपका टू मिनिमाइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या होगा? एक ड्राइविंग फोर्स होगा आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दूसरा ड्राइविंग फोर्स होगा आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि BH3 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका क्या करेगा पॉलीमराइज करके क्या हो जाएगा B2H6। क्या हो जाएगा B2H6, तो 2BH3 आपका क्या हो जाएगा B2H6। ठीक है, यहाँ से हम समझते हैं BH3 में आपका क्या होगा, बोरॉन है, 3 हाइड्रोजन हमने लगा लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, बोरॉन का इस साइड 1, हाइड्रोजन का 1, बोरॉन का इस साइड 1, हाइड्रोजन 1। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब पॉलीमराइज कर देंगे इसको, फायदा क्या होगा? ठीक है, ये आपका रहा B2H6। अब देखिए बोरॉन के पास कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। तो इस बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4 बॉन्ड मीन्स 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। और इस बोरॉन के पास आ गया कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको तो हम बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन से इसको फायदा क्या होगा। पॉलीमराइजेशन की वजह से इसको क्या मिल गया? 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। जबकि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि ऑक्टेट सेटिस्फाई करना नॉन बॉन्ड के लिए बहुत जरूरी है। वो हमेशा चाहते हैं क्या करें? ऑक्टेट सेटिस्फाई करें, कैसे भी हो ऑक्टेट सेटिस्फाई करें। इसलिए आपको फोर्स बोरॉन केस भी दिया था, जिसमें मैंने आपको समझाया क्या था, बार बार बता रहा हूं इसको। Bf2+ sp ना होके क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? इसमें भी रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम sp के हिसाब से देखते हैं तो कितना रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये उसको और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी के तरफ ले जाता है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑक्टेट चाहिए। और बोरॉन के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, बोरॉन के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो सकता है? बोरॉन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन।
तो बोरॉन हमेशा चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो पॉलीमेराइज स्ट्रक्चर जब करेगा, यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, उसका 8 इलेक्ट्रॉन सेंटर के पास रह जाएंगे। और ये हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डुप्लेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का क्या हो जाएगा, इनका ऑक्टेट हो जाएगा, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो अलग बात है, किस साइड रहता है अलग बात है। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि बोरॉन को क्या फायदा हो रहा है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के पास, इस बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनको फायदा होगा। सिंगल में क्या मिल रहा था, BH3 में इनको 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, पॉलीमराइजेशन की वजह से इनको क्या मिला, 8 इलेक्ट्रॉन मिला। क्या मिला, 8 इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। यहीं से शुरुआत करना था कि कैसे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये सब क्यों होता है, उनको समझाना था। तो अब आ जाते हैं हम लुईस कॉन्सेप्ट में। आपका क्या होता है, इन लुईस कॉन्सेप्ट 3 तरीके का हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 तरीके का हम वैलेंसी देखेंगे। एक होगा आपका हाइपोवैलेंट। ठीक है, हाइपोवैलेंट मीन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का खेल है ये। ठीक है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन जिनमें होगा उनको क्या बोलेंगे, हाइपोवैलेंट। ठीक है, दूसरा आएगा आपका वैलेंट और प्रिसाइज। वैलेंट और प्रिसाइज, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा इक्वल टू 8। वैलेंट और प्रिसाइज में क्या होगा, वैलेंट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, वैलेंट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा आएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच और हाइपर वैलेंट। इलेक्ट्रॉन रिच और हाइपर वैलेंट, हाइपर वैलेंट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको क्या हम बोलेंगे, हाइपर वैलेंट। तो ये आपका क्या हुआ, 8 से कम इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8 से कम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपका बॉर्डर लाइन है, 8 इलेक्ट्रॉन जिनके पास है उनको तो मज़ा ही मज़ा, मतलब ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा की टेंशन, ना कम की टेंशन, चार्ज की कोई टेंशन नहीं, मज़ा ही मज़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कैसे हम समझेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको भी 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। बाय बर्थ, बाय बर्थ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, BH3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय बर्थ मीन्स नेचुरली ये जो पहले से ही ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बाय बर्थ। ठीक है, उसके बाद आएगा बाय नेचर। नेचर का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिच एटम मैंने लगा लिया, जैसे कि PF5, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम मैंने लगा लिया, तो फॉस्फोरस के पास क्या होगा, 5 है, तो ये आप क्या बोल सकते हैं इसको, हाइपर वैलेंट। यस और नो, इसको आप बोल सकते हैं हाइपर वैलेंट। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस को कौन सा लगा है, फ्लोरीन लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा रहेगा, फ्लोरीन के पास, तो सेंट्रल एटम क्या आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस और नो,
सेंट्रल एटम क्या आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये गलतफहमी हमेशा बच्चों को रहता है कि हाइपर वैलेंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते, हाइपर वैलेंट भी उनका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता ही होता है, क्योंकि उनको जो लगता है पहले तो हाइपर वैलेंट के लिए क्या लगेगा आपको, सेंट्रल एटम के साथ आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ना चाहिए, क्योंकि डी ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट करेगा। अगर डी पार्टिसिपेट करेगा तो डी कंट्रैक्शन होना चाहिए, तो डी कंट्रैक्शन के लिए कौन सा लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगेगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड आ जाएगा, फ्लोरीन के पास आ जाएगा। pF5 की बात कर रहा हूं, तो फ्लोरीन के पास जब आ जाएगा तो इस फास्फोरस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद बाय बोथ, क्या बाय बोथ मीन्स बाय नेचर एंड बाय बर्थ, ये आपका होगा BF3। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, BF3। BF3 में क्या होगा आपका, ये देखिए बोरॉन है, बाय बर्थ बोरॉन क्या कर रहा है आपका, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास रह रहे हैं। लेकिन जब इनके पास क्या हो रहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रह रहे हैं, इसलिए सेंट्रल मेटल आपका सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें क्या हो रहा है, बोरॉन भी है और सेंट्रल एटम बोरॉन के साथ जो जुड़ा है फ्लोरीन, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बाय नेचर एंड बाय बर्थ मोर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, बाय नेचर एंड बाय बर्थ ये मोर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक फायदा हो जाएगा, ये जब मोर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, मोर हुआ क्या, बोरॉन को तो चाहिए ही नहीं 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन को चाहिए 8, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। हाइड्रोजन के लिए उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा जब, तो हाइड्रोजन का टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले। हाइड्रोजन में और बोरॉन के बीच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिशिएंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, बीच में रहेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस में रहेगा, बीच में रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह रहेगा, बीच में रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन इसके साथ जुड़ने की वजह से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास चला आएगा, फ्लोरीन के पास चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से डेफिशिएंट हो रहा था, लेकिन यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन तो है, उसके साथ साथ और एक वजह क्या है, फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन बोरॉन के मुकाबले। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने तरफ, तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और फ्लोरीन खींचने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। फ्लोरीन का नेचर क्या है, फ्लोरीन का नेचर है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे एक फायदा होगा, फ्लोरीन का जो नेचर है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि यहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। BF2 के केस ले लीजिए, BF2 प्लस, जिसका केस मैंने लिया था एक्सक्लूसिव केस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोरॉन पॉजिटिव। तो बोरॉन पॉजिटिव को मैंने क्या बोला था आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन से भी। तो ये क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है, तो ये क्या करेगा, और एक बॉन्ड बनाएगा। मींस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज, यस और नो। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए उसको, एक नेगेटिव चार्ज। ये तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि फ्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, परमानेंट पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात,
यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, परमानेंट चार्ज तो आता ही नहीं। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करेगा, पहले से ही डेफिशिएंट है और ये क्या करेगा, एक परमानेंट नेगेटिव चार्ज ले आएगा, मीन्स और एक फ्लोरीन के साथ जुड़ के ये क्या कर लेगा, BF4 माइनस, क्या कर लेगा, BF4 माइनस, मीन्स BF3 था उसके साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा, तो ये क्या होगा, F माइनस, ठीक है, BF4 माइनस, ठीक है। BF4 माइनस होने की वजह से इसका क्या होगा, 4 फ्लोरीन इसके साथ जुड़ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट सेटिस्फाई भी हो जाएगा। और फ्लोरीन को क्या चाहिए था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए था उसके साथ, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो बोरॉन के साथ जितना बॉन्ड जुड़ेगा उसको उतना फायदा, बोरॉन को क्या फायदा हुआ, BF4 होने की वजह से ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, बोरॉन को क्या हुआ, ऑक्टेट मिल गया, ठीक है। तो BF4 आपको ये सब होता है इस टाइप के बॉन्डिंग में, बाय बर्थ, बाय नेचर, बाय बोथ। तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगा नहीं, बैक बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो मीन्स क्या हुआ, बोरॉन को चाहिए था जो वो मिल गया, उसको ऑक्टेट चाहिए था, ये फ्लोरीन की वजह से उसको क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होके चला था। तो और एक फ्लोरीन आने की वजह से वहाँ पे भी खींचेगा, लेकिन उसको क्या हो जाएगा, आपको मैं पिछले कोऑर्डिनेशन क्लास में आपको समझाया था, ये बॉन्ड तो जुड़ने की वजह से इनको क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ पे भी रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इनके पास ही रहता है, लेकिन इनका क्या होता है, जैसे भी हो इस इलेक्ट्रॉन तो इसका भी शेयर है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और वही इसको चाहिए था कि नॉन मेटल हमेशा चाहते हैं हम ऑक्टेट सेटिस्फाई करें, ऑक्टेट की को लेकर ये इतना पागल रहते हैं कि ऑक्टेट कैसे भी हो सेटिस्फाई हो। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केस, ठीक है, ये क्या था आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का केस, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो BH3 ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, BH3 क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, ये क्या करेगा, ब्रिज बॉन्डिंग, ये क्या करेगा, ब्रिज बॉन्डिंग, मीन्स क्या हो जाएगा, B2H6, ठीक है। लेकिन BF3 केस में क्या हो रहा था, पहले तो ये कर सकता है आपका BH4 माइनस एक कर सकता है, या फिर ये क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हटाने के लिए बैक बॉन्डिंग करेगा, ये क्या करेगा आपका बैक बॉन्डिंग, क्या करेगा बैक बॉन्डिंग। तो पहले हम समझते हैं बैक बॉन्डिंग है क्या केस, ठीक है। बैक बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। बैक बॉन्डिंग, अब आ जाते हैं बैक बॉन्डिंग, नाम में ही सब कुछ है, कोऑर्डिनेशन मैंने आपको समझाया था थोड़ा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, फिर भी उसके बाद अगर उस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोई भी लोन पेयर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहा था आपका, सपोज BF3 की केस ले लेते हैं, ये क्या था आपका फ्लोरीन फ्लोरीन, काम खत्म, क्योंकि बोरॉन के पास क्या है 1s2 2s2 2p1, यस और नो,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो ये तो था उसका ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में हो रहा था, ये तो उसका था 1s, ये 2s 2p, ये रहा आपका 2s, तो एक इलेक्ट्रॉन 2p में आपका क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आपका एक्साइट कर गया सेकेंड में। तो पहले क्या होगा? मिक्सिंग हो गया, sp मिक्सिंग हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसके साथ क्या जुड़े? 3 फ्लोरीन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के साथ जुड़े, sp2 sp2 sp2। ठीक है, मिक्सिंग के बाद क्या हुआ? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्या जुड़े? फ्लोरीन जुड़े, तो हो गया आपका BF3। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर का कोई भी पार्टिसिपेशन जो हो रहा था लोन पेयर मिक्सिंग के बाद, और कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, हो क्या रहा था? ये फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। ठीक है, फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो वैसे का वैसा ही वहां पे रह रहा था। लेकिन बैक बॉन्डिंग में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग में होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हटाने के लिए वो क्या करते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनका बॉन्ड लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगने की वजह से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 3 लगे हैं तो बॉन्ड लेंथ नेचुरली सेम ही रहेगा, लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको, बॉन्ड लेंथ छोड़ दीजिए, कि ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहे हैं? ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाँ या ना? लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बोरॉन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितना? और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू सैटिस्फाई ऑक्टेट, हाँ या ना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर मैं इसमें एक डबल बॉन्ड बना लूं, सपोज मान के चलिए यहां पे मैंने एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आया, पार्शियली हो, मतलब थोड़ी देर के लिए भी हो, लेकिन मैं अगर ले आया तो इसका देखिए ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड तो वैसे का वैसा ही रहा, क्योंकि सिग्मा ही हम काउंट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, पाई का काउंट तो नहीं होता। लेकिन पाई की वजह से इलेक्ट्रॉन कितना जुड़ गया? देखिए 2 4 6 8, मीन्स ऑक्टेट इसको मिल गया, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बॉन्डिंग में, क्योंकि पाई को हम बॉन्डिंग में काउंट नहीं करते। तो यही है कि बैक बॉन्डिंग मीन्स ये डबल बॉन्ड कैसे आएगा? बोरॉन के पास तो वैकेंट, और बोरॉन के पास तो और कुछ है ही नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, सिर्फ क्या है उसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल है। सिर्फ क्या है बोरॉन के पास? वैकेंट ऑर्बिटल है, और कुछ है ही नहीं। लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल में जुड़ने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। बोरॉन के पास अपने पास खुद का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि ये वैकेंट ऑर्बिटल को जुड़ सके। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल को फील कर सके, लेकिन इसके पास तो है नहीं। तो ये क्या करेगा? मैंने आपको फोर्स्ड बोरॉन केस में भी समझाया था कि लोन पेयर क्या करता है, यहां पे दे देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में BF2 प्लस में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वहां पे कर रहा था BF2 प्लस में, लेकिन यहां पे क्या करेगा? लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, लेकिन दे तो सकता है। अगर दे दिया तो बॉन्डिंग में क्या किया? बॉन्डिंग ने बैक कर लिया, मीन्स पीछे मुड़ गया। पहले ये हो चुका था बॉन्डिंग, ये BF3 फॉर्म हो चुका है। उसके बाद क्या होगा? अगर ये लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है तो क्या आएगा? पीछे से आएगा, मीन्स पहले बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मेशन होना शुरू होगा, इस टाइप का बॉन्डिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पीछे से बॉन्डिंग, मीन्स बैक से बॉन्डिंग। तो इसका नाम क्या रखा गया? बैक बॉन्डिंग। मीन्स होता क्या है इसमें? ये जो लोन पेयर है ना फ्लोरीन का, ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है? बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इस वैकेंट ऑर्बिटल को अपना लोन पेयर क्या करता है? डोनेट कर देता है। ये लोन आपका क्या है?
वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इस वैकेंट ऑर्बिटल को बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है। अगर लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोरॉन के पास था 6 इलेक्ट्रॉन, मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। फायदा क्या हुआ, ये जब जुड़ेगा बॉन्ड तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, सिग्मा बॉन्ड, यस और नो, सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। तो ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, सिग्मा के बाद बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूं आपको क्या फॉर्मेशन आएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या आएगा आपका, पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, पार्शियल भी हो लेकिन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का होगा, एक बार एक फ्लोरीन देगा, दूसरे बार दूसरा फ्लोरीन, तीसरी बार तीसरा फ्लोरीन। तो क्या होगा, सभी के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा बहुत रहेंगे। तो इसके पास जब रहा ये सिंगल बॉन्ड 2 दूने 4, इसका 4 8, इसके पास जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहा, इनका 2 दूने 4, इसका अकेला ही 4 8। तो इसका पास जब होगा इन दोनों का 4, इसका खुद का है 4, इन दोनों का 4, तो कुल मिला के हो गया 8। तो हुआ क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप लोग जानते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या रहता है आपका, डबल बॉन्ड लेस देन सिंगल बॉन्ड लेंथ, यस और नो। मीन्स बॉन्ड लेंथ जितना घटेगा न्यूक्लियस के पास उतना रहेंगे, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जितना घटेगा न्यूक्लियस के पास रहेंगे। और जब न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यस और नो। न्यूक्लियस के पास जब रहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए तो ट्रिपल बॉन्ड का हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका है sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2, इसका sp3, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ देखिए बैक बॉन्डिंग की वजह से, पहले तो ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, नॉन मेटल जो 4 रहे थे उनका हो गया ऑक्टेट सेटिस्फाई। दूसरा फायदा क्या हुआ कि डबल बॉन्ड होने की वजह से, क्योंकि पहले से ही पाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मीन्स कुल मिला के BF3 को कुछ भी लॉस नहीं हुआ, सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो ये था आपका बैक बॉन्डिंग का बेसिक्स। तो बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, ये सब हम क्राइटेरिया समझते हैं। बैक बॉन्डिंग होगा क्या, कहाँ से होगा, क्यों होगा, उसके एग्जाम्पल्स, ये सब आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के लिए आप कॉन्सेप्ट लिखिए, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग का कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन आपका होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी पोलर इन नेचर, ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी क्या होना है, पोलर हटा दीजिए, कंपाउंड मस्ट बी पहले लाइन में लिखिए, ये थोड़ा कंफ्यूज होगा इसलिए मैंने हटा दिया। मस्ट हैव इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस हाई, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए। उसी में सेकेंड में लिख लीजिए, बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड शुड बी पोलर मीन्स उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। बोरॉन
फ्लोरीन के लिए। तो ये बॉन्ड क्या आपका होगा, पोलर होगा, ये सर नो। कंपाउंड की बात छोड़िए, बॉन्ड को ले लीजिए, बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी के पास कम, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पोलर बॉन्ड आएगा। मींस बॉन्ड आपका पोलर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर होना आपका चाहिए, ये पहला कैरेक्टर चला गया, दूसरा आपका होना चाहिए लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट। लोन पेयर भी होना चाहिए आपका, वन एटम, ठीक है, वन एटम मस्ट हैव lone pair, one atom must have lone pair and another have vacant orbital, another have vacant orbital। एक के पास one atom must have lone pair and another have vacant orbital, ठीक है। तीसरा आपका होना चाहिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मस्ट बी देयर। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आपका होना जरूरी है, ठीक है। चौथा आपका होना चाहिए वन एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, देन अनदर शुड बिलोंग टू सेकेंड और थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड के बाद आप नहीं जाएंगे, बैक बॉन्डिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड में रहेंगे। ये था आपका 5 क्राइटेरिया बैक बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई, BF3 का केस आप माइंड में रख के चलिए। बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड आपका पोलर होना चाहिए। वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर एंड अनदर हैव वैकेंट ऑर्बिटल। एक एटम के पास आपका लोन पेयर होना चाहिए, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उनके पास होना चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन ही होता है। और फोर्थ पॉइंट आपका होना चाहिए वन एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। अगर कोई एटम आपको सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है तो दूसरा आपका होना क्या चाहिए, सेकेंड या थर्ड में रहना चाहिए, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया है बैक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो एक नोट में लिखिए, नोट में लिख लेना, बैक बॉन्डिंग occurs in that compound which is electron
डेफिशिएंट बाय बर्थ एंड नेचर बोथ। ठीक है, जो आपका क्या होना चाहिए, बाय बर्थ एंड नेचर बोथ के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। BH3 में आपका क्या होगा, BH3 में आपको क्या मिलेगा, BH3 में हाइड्रोजन के पास आपका लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे हम समझेंगे। लेकिन BF3 में क्या होगा, फ्लोरीन के पास आपका लोन पेयर है, इसके पास बैकएंड ऑर्बिटल है, तो ये डोनेट कर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, BF3 में आपका आ जाएगा बैक बॉन्डिंग। बाय नेचर में क्या होगा, बाय नेचर में CCl4 भी आप ले सकते हैं, इनके पास तो लोन पेयर होता है, PF5 भी ले सकते हैं आप, इनके पास तो लोन पेयर होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, हमेशा इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता बाय नेचर में। तो हम क्या करेंगे, बाय नेचर बाय बर्थ जो भी दो क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल करेगा उनको ही हम बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट में लेंगे। तो मीन्स एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको पहले से ही इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, एक एटम मिलना चाहिए सेंट्रल एटम, उसके साथ साथ क्या मिलना चाहिए आपको, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ना चाहिए, तभी आपका बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने छोड़ दिया था। एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में दो टाइप का, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, एक होगा आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड। दूसरा आपका क्या आएगा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पाई बैक बॉन्डिंग। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको मैं पढ़ा चुका हूं बॉन्डिंग में। ठीक है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम चर्चा करेंगे बैक बॉन्डिंग, तो इसी की ही चर्चा करते हैं। हियर पार्शियल पाई कैरेक्टर कॉम्स, पार्शियल पाई कैरेक्टर क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो BF3 में देखिए, BF3 के साथ F माइनस जुड़ा तो क्या हो जाएगा, BF4 माइनस। ठीक है, ये तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन आपका CH4 के साथ F माइनस जुड़ नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल इन कार्बन। ठीक है, ये आपका पॉसिबल होगा, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू वैकेंट, पॉसिबल ड्यू टू ऑर्बिटल इन बोरॉन। ठीक है, BF3 F माइनस के साथ जुड़ के BF4 माइनस कर लेगा, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन CH4 के साथ F माइनस जुड़ के हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है,
और एक केस कीजिए, BH3 BF3 NH3, ठीक है, BF3 NH3, F3 के बदले आप X3 लिख दीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास आपका क्या है, लोन पेयर है। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा, ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ये बैक बॉन्डिंग नहीं है। कुछ लोगों को लगता है बैक बॉन्डिंग है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डिंग है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये बैक बॉन्डिंग आपका नहीं होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग खुद ही के एटम के बीच ही होता है, ठीक है, एक कंपाउंड के बीच ही होता है, दूसरा कंपाउंड आके आपको बैक बॉन्डिंग में नहीं डोनेट कर पाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ये इसलिए मैं समझा रहा था, ये NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था। BH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था, यस और नो, बोरॉन X X X। तो ये आपका रहा sp2, नाइट्रोजन लोन पेयर H H H, ये था आपका sp3 बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका लोन पेयर जब इसको इसके वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर रहा है, तो होगा क्या, इसका तो sp3 था, इसका क्या था, sp2। अब क्या हो गया, इसके साथ क्या जुड़ गया, X X, NH3, ठीक है, ये जो लोन पेयर, और ये आपका रहा X। तो NH3 का लोन पेयर जुड़ गया, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NH3 का लोन पेयर क्या कर रहा है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, बोरॉन के पास कितना रहा, 1 2 3 4, तो sp2 चेंज कितने में हो गया, चेंजेस टू sp3, लेकिन NH3 का जो था वही रहेगा, sp3 डज नॉट चेंज, क्योंकि लोन पेयर ही पार्टिसिपेट कर रहा है, और पहले से ही हम sp3 में क्या कर रहे थे, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यस और नो। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पास, इसमें था 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसमें क्या हो रहा है 4 बॉन्ड पेयर, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका यहाँ पे भी sp3 था, तो यहाँ पे भी sp3 था। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग में मैंने आपको समझाया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो बॉन्ड सभी का चेंज होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सभी का चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए NH3 का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है। जब हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे बैक बॉन्डिंग में। यहाँ पे सिर्फ BH3 का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो ये आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ये आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो कोई अगर पूछे कि चेंज कितना हो रहा है, तो आपको देखना है कि चेंजेस किस में हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट में। फिर एक एटम है, दूसरा एटम है एक ए, ठीक है, इनके बीच क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, सपोज फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है।
तो सपोज कि कोई भी ए एटम किसी भी ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मीन डाउन द ग्रुप, ठीक है, कोई भी ग्रुप ले लीजिए, इसको चेंज करके मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी के साथ जुड़ रहा है और ए बी क्या के बीच रिलेशन क्या है, इन सेम ग्रुप, ठीक है, ए बी के बीच क्या रिलेशन है, सेम ग्रुप में है, तो होगा क्या, हमें पता है, वी नो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीजेस एज वेल एज इंटर आयनिक डिस्टेंस between central atom and side atom increases, interionic distance between central atom and side atom increases, so extent of overlapping क्या होगा, extent of overlapping डिक्रीजेस, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बैक बॉन्डिंग का ही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूं कि जितना भी हम नीचे नीचे जाएंगे बैक बॉन्डिंग घटेगा, क्योंकि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो कम होता ही जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर के लिए आपको बॉन्ड लेंथ छोटा चाहिए, जबकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, ठीक है। When central atom and side atom are nearer to each other, size decreases implies extent of overlapping increases, extent of overlapping क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सपोज ए एक एटम है, बी एक एटम है, इनका डिस्टेंस कम है, ठीक है, ए एक एटम है, बी एक एटम है, इनका डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इनके बीच क्या होगा, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, इजी होगा, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस लेस एक्सटेंड ऑफ overlapping more, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस मोर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग लेस, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना होगा, फॉर पी ग्रुप एलिमेंट, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर पी ग्रुप, हाँ, पी ग्रुप एलिमेंट back bonding must be
up to third period back bonding must be up to third period elements. Beyond that extent of overlapping is too less. ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड पीरियड तक ही पी ग्रुप के एलिमेंट को थर्ड पीरियड तक ही लेंगे. ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा, नोट में लिख लीजिए. बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका आएगा पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई ओवरलैपिंग. ठीक है, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई ओवरलैपिंग. तो पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ठीक है, जितना साइज बढ़ेगा पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही घटेगा. जितना साइज बढ़ेगा पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही घटेगा. डाउन द ग्रुप पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. डिक्रीजेस. ठीक है, ये रहा डिक्रीज का सिंबल. तो ये गया. तो अगर बैक बॉन्डिंग होगा आपका पाई के बीच, ठीक है, मीन्स पहले तो आपको मैंने बताया सेकेंड के साथ थर्ड पीरियड ही रह सकता है या फिर सेकेंड के साथ सेकेंड रह सकता है. दूसरा, अगर पाई ओवरलैपिंग हो रहा है मीन्स डी को छोड़ के पी ब्लॉक में हो रहा है, तो आपको क्या होगा, आप मैक्सिमम लेंगे किसके कितने तक, डबल, मतलब मैक्सिमम लेंगे आप थर्ड पीरियड तक. अब देखते हैं अगर एफ और डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, इफ साइड atom is dear F block element. साइड एटम आपका अगर डियर F ब्लॉक एलिमेंट रहा, ठीक है, तो डियर F ब्लॉक के लिए मीन्स 3D 4D 4F ऐसा ही कुछ रहेगा. ठीक है, 3D से पहले आपका क्या होता है, आप खुद ही देख लीजिए. 3D से पहले आपका जब फिलअप होता है 4S पहले फिल होता है, उसके बाद क्या होता है, हम लिखते हैं 3D उसके बाद 4S, लेकिन 4S फील्ड फास्ट, ये सर नो. तो S जब फिल होता है तो अगर D ऑर्बिटल बॉन्डिंग में D और F पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड और ओवरलैपिंग अगर हो रहा है, साइड एटम अगर डी और एफ ब्लॉक में है, तो अगर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, डी कंट्रैक्शन आ जाएगा. यस और नो, डी कंट्रैक्शन आएगा क्योंकि साइज भी छोटा हमें करना पड़ेगा. डी कंट्रैक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा. जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तभी ये पॉसिबल होगा कि डी और एफ पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको मैं समझा चुका हूं आपका बॉन्डिंग में, कि डी और एफ जब पार्टिसिपेट करेंगे क्या होगा, कंट्रैक्शन होना जरूरी है. कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा. तो इसका आप ओएमसी में एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज आपका है, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं. ठीक है, इसको तो हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया था, छोड़ दीजिए. लेकिन कार्बन के पास क्या था आपका, लोन पेयर. यस और नो, कार्बन के पास क्या था आपका, लोन पेयर था. ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर था. ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर के साथ हिसाब से. ठीक है, अगर एक मेटल के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो होगा क्या, खुद ही बताइए. तो ये पहले क्या करेगा, इस लोन पेयर
इस मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसको डोनेट करेगा। अरे मेटल मतलब डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल में तो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में तो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जनरली। तो अगर ये डोनेट किया तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग, यस और नो। सिग्मा बॉन्डिंग होने के बाद भी इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग होने के बाद तो बैक बॉन्डिंग होता है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन के पास कितना होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी 4 रहता है इसका, ये आपको समझा चुका हूं। तो 3 4 ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन में तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, फिर भी ये आपका क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। फिर भी क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। क्यों करेगा बैक बॉन्डिंग, आप मुझे बताइए। बैक बॉन्डिंग इसलिए करेगा कि मेटल में आपको पता है डी ब्लॉक में क्या होता है, लोन पेयर ही लोन पेयर होते हैं। डी ब्लॉक में क्या होता है आपका, डी में 1 हो या 2 हो, D2 D3 D4 कोई भी ले लीजिए, ठीक है। पहले से ही एस का क्या होता है, लोन पेयर ये है 4s, उसके बाद ही डी फिलअप होना शुरू होता है, यस और नो। 4s तो पहले फिलअप होता है, उसके बाद ही डी फिलअप होना शुरू होता है। तो यहां पे देखिए एक लोन पेयर है, मतलब है, और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डी के लिए एस क्या है, 4s आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे एक रखे या 2 रखे, जो भी रखे, ठीक है। 2 3 4 5, 5 के बाद 6 जब आएगा, एक आ गया ये दूसरा लोन पेयर, ये आया आपका तीसरा लोन पेयर, यह आपका चौथा, पांचवा, छठा। मीन्स डी के पास तो लोन पेयर हमेशा ही ज्यादातर केस में होते ही होते हैं, ठीक है। तो डी के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, लेकिन फिर भी कार्बन के पास क्या है, पाई स्टार वैकेंट है। फिर भी कार्बन के पास क्या है, पाई स्टार वैकेंट है। तो ये क्या करेगा, इसमें डोनेट कर देगा। ये क्या करेगा, इसमें डोनेट कर देगा। पाई स्टार इसका कार्बन का वैकेंट रहता है, इसको हम समझेंगे किसमें, एमओटी में। सिर्फ मैं बैक बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो डीएफ में बैक बॉन्डिंग कहां पे होता है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कि पहला तो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सीओ कार्बोनिल कंपाउंड एक ट्रांजिशन मेटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद क्या होगा, एमओटी ओएमसी इन सभी में ही इनको समझेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इनके बीच बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इसका जो पाई स्टार है वो वैकेंट है, ठीक है। पाई स्टार वैकेंट, कार्बन का क्या है, पाई स्टार वैकेंट है। तो वैकेंट है, इसके पास तो लोन पेयर ही लोन पेयर है, मैंने आपको समझाया। तो ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो डोनेट कर देगा तो इनके बीच क्या आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, यस और नो। एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब आएगा तो होगा क्या, यहां पे, ठीक है, इसको यहां पे करता हूं। पाई बॉन्ड जब आ जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टेंड। बॉन्ड क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड शॉर्टेंड, बॉन्ड लेंथेंड,
ठीक है, बॉन्ड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, मेटल और कार्बन बॉन्ड आपका छोटा हो जाएगा। ये सब आप ओएमसी में मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से डी और एफ ब्लॉक में अगर आए तो उनका क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब समझते हैं पाई बैक बॉन्डिंग को। ठीक है, हमारे कोर्स में कितना है, पाई बैक बॉन्डिंग ही है, तो पाई बैक बॉन्डिंग हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, सपोज आपका एक एटम है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा है बी एटम। ठीक है, ए के पास क्या है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल, तो बी के पास क्या होगा आपका, लोन पेयर। ए के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, बी के पास क्या है आपका, लोन पेयर। ये है आपका ए का ऑर्बिटल, ये आपका बी का। ठीक है, ए के पास क्या है, मैंने बोला वैकेंट ऑर्बिटल, बी के पास क्या है आपका, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होगा आपका, डोनेट हो जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल को। लोन पेयर क्या होगा आपका, डोनेट हो जाएगा वैकेंट। पहले तो आपका सिग्मा बन चुका है, ये आपका क्या आएगा, पाई। ठीक है, अगर ए आपका है सेकेंड ब्लॉक में, ठीक है, ए आपका है सेकेंड ब्लॉक में, और बी भी आपका है सेकेंड ब्लॉक में। ठीक है, बी आपका कितने में है, सेकेंड ब्लॉक में है। टूपी में दोनों के दोनों हैं। ठीक है, किसमें है, टूपी में दोनों के दोनों हैं। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2p पी पाई बैक बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, 2p बी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो 2p पी पाई बैक बॉन्डिंग में क्या आएगा आपका, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, 2p पी पाई में मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आएगा। आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BF3। एग्जाम्पल क्या है आपका, BF3। बोरॉन के पास क्या है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल है 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या होगा, 1s की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है। तो ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है पी का। ठीक है, फ्लोरीन के पास क्या है आपका, लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो एग्जाम्पल BF3 हुआ, तो ए इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बोरॉन। ए आपका हो जाएगा बोरॉन, बी आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, तो इस टाइप का बैक बॉन्डिंग क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, 2p पाई। सेम ले लेते हैं, ए है, एक है आपका बी। ठीक है,
ए के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, बी के पास क्या है, लोन पेयर। ए के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, बी के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो अगर ए आपका हुआ 2p में, ठीक है, बी आपका हुआ 3p में, ठीक है, ए आपका हुआ 2p में, बी आपका हुआ 3p में, तो डोनेट कौन करेगा, 3p वाला आपका डोनेट करेगा। डोनेट कौन करेगा, 3p वाला आपका डोनेट करेगा सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड, ये आपका है पहले थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो डोनेट कौन करेगा, आपका थर्ड पीरियड वाला डोनेट करेगा। तो एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग BB। ठीक है, 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, फोर्थ है आपका, सॉरी थर्ड है आपका, सेकेंड ये गया, थर्ड है आपका, अगर ए है, ये आपका है बी है। ठीक है, ए के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, बी के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो ये आपका तो सिग्मा, ये आपका पाई, यहाँ पे भी सिग्मा, तो ये क्या होगा, डोनेट करेगा, ये आपका होगा पाई। ठीक है, सपोज ए आपका है थर्ड पीरियड, क्यों मैं लिख रहा हूँ आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सपोज ए है किसमें, थर्ड पीरियड, बी भी है आपका थर्ड पीरियड में। ठीक है, ए आपका है थर्ड पीरियड, बी आपका है थर्ड पीरियड, ए आपका है थर्ड पीरियड, बी आपका है सेकेंड पीरियड, सॉरी, ए आपका है थर्ड पीरियड, बी आपका है सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में क्या होगा, पी होगा, 2s टू पी, 2s का तो कुछ काम ही नहीं है, तो डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो कौन डोनेट करेगा, बैलेंस ऑर्बिटल, तो बैलेंस ऑर्बिटल क्या होगा, पी आपका, तो 2p आपका ऑर्बिटल, ये है आपका 2p ऑर्बिटल, ये आपका होगा क्या, 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2p ऑर्बिटल आपका क्या करेगा, डोनेट, 3p ऑर्बिटल क्या करेगा आपका, 3d ऑर्बिटल आपका करेगा एक्सेप्ट। ठीक है, 2p ऑर्बिटल आपका डोनेट करेगा, 3p ऑर्बिटल डोनेट करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा आपका, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग का आपका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आपका आएगा 2p पाई ग्रेटर देन 2p पाई 3p पाई ग्रेटर देन 2p पाई 3d पाई। ये आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन आएगा 3p पाई 3d पाई में कौन सा होगा। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में अगर रह रहा है, ठीक है, थर्ड पीरियड में अगर हो रहा है, ये तो आएगा आपका 3 केस, चौथा केस ले लेते हैं। इसी में ही चौथा केस ले लेते हैं। ए है आपका, ये आपका है बी। ठीक है, ए है, ये आपका है बी। तो
ये रहा आपका सिग्मा, ये रहा आपका पाई। अगर ये आपका रहा थर्ड पीरियड, ठीक है, और ये आपका रहा थर्ड पीरियड, ठीक है, तो अगर डोनेट हो रहा है, डोनेट कौन करेगा हमेशा? डी, ठीक है, डी क्या करेगा आपका? डोनेट करेगा। पी आपका हमेशा क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, पी आपका हमेशा क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा। तो आप लिख लीजिए टू पी एक्सेप्ट और बोथ, ठीक है। टू पी पाई में क्या हो रहा था? टू पी डोनेट कर रहा था, टू पी भी एक्सेप्ट कर रहा था। एक्सेप्ट और डोनेट बोथ, ठीक है। टू पी पाई कैसे ले लीजिए? टू पी पाई भी डोनेट कर रहा था, टू पी भी एक्सेप्ट कर रहा था, तो टू पी एक्सेप्ट और डोनेट करेगा बोथ, ठीक है। थ्री पी आपका क्या करेगा? डोनेट। थ्री डी आपका क्या करेगा? एक्सेप्ट, ठीक है। थ्री पी आपका क्या करेगा? डोनेट। थ्री डी आपका क्या करेगा? एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, आपको ये चेंज करना है थर्ड पीरियड, तो ये आपका आ जाएगा पी ऑर्बिटल आपका डोनेट करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये चेंज आपको वहाँ पे करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? थ्री पी पाई थ्री डी पाई। तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, थ्री पी पाई थ्री डी पाई, ठीक है। ये आपका रहा ओवरऑल ऑर्डर। ये तो जनरली आपका आता नहीं, तो ये तीनों को या फिर ये चारों को ही आप याद रख लीजिए। टू पी पाई ओवरलैपिंग ग्रेटर देन टू पी पाई, थ्री पी पाई ग्रेटर देन टू पी पाई, थ्री डी पाई ग्रेटर देन थ्री पी पाई थ्री डी पाई, ठीक है। तो एक्सटेंड ओवरलैपिंग ये आएगा आपका। टू पी आपका डोनेट एक्सेप्ट दोनों कर सकता है, थ्री पी आपका डोनेट करेगा, थ्री डी आपका क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि थ्री डी के पास आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है थर्ड पीरियड में, डी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और पी के पास आपका क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो उस हिसाब से आप करेंगे। तो और एक बार समझा देता हूं। तो बोरॉन के केस ही आपको क्या देखना है? वैकेंट ऑर्बिटल देखना है, लोन पेयर देखना है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग देखना है। मैं जितना दिया हूं, टू पी पाई थ्री पी पाई, टू पी पाई थ्री डी पाई, थ्री डी पाई, मैक्सिमम इतना ही आपको देखना है। इसके बाद आपका एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग आने के बाद क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपका होना चाहिए लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, ये दोनों आपको देखना है बेसिक सा, ठीक है। अब बॉन्ड क्या होना चाहिए? बॉन्ड आपका होना चाहिए पोलर, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? बैक बॉन्डिंग लगा देंगे थर्ड पीरियड तक, ठीक है। तो आप मुझे अभी बताइए, इनमें से कौन सा आपको दिखाएंगे बैक बॉन्डिंग? इनमें से कौन सा आपको बैक बॉन्डिंग दिखाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास BH3, पहला है आपका BH3, दूसरा है आपका BF3, तीसरा है BCl3,
चौथा है BBr3, पांचवा है आपका AlH3, छठा है AlCl3, सातवां है AlBr3, आठ है आपका AlCH3, नाइन्थ है आपके पास CH4, 10th है आपके पास CF4, 11th है आपके पास CCl4, 12th है आपके पास NH3, 13th है आपके पास NF3, ठीक है। 14th है आपके पास NCH3, 15th है आपके पास NSiH3, आखिर में OH2, ये दिखाएंगे कि नहीं, ठीक है। OH2 17 आप ले लीजिए, OCl2, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लीजिए और बताइए कि हो रहा है कि नहीं बैक बॉन्डिंग इनमें। आपको क्या देखना है? आपको देखना है लोन पेयर है कि नहीं। दूसरा आपको देखना है वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। तीसरा आपको कहां तक एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग देखना है। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग आपको देखना है थर्ड पीरियड तक, ठीक है। जहां पे ये क्राइटेरिया लगेगा आंख बंद करके बैक बॉन्डिंग लगा के चले आना, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं। BH3 में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। BH3 में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, बट नो लोन पेयर। लोन पेयर इस मॉलिक्यूल में है नहीं, तो लोन पेयर है नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। और हाइड्रोजन जहां पे भी लगेगा बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगा, ठीक है। ये ब्रिज बॉन्डिंग में आएगा, बैक बॉन्डिंग में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही बता चुका हूं। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, BO लिख रहा हूं, इसके पास लोन पेयर है, तो हो जाएगा ये आपका बैक बॉन्डिंग शो करेगा। सेम क्राइटेरिया होगा किसका? BCl3 में लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, तो ये भी शो करेगा। BBr3 आपका बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा क्योंकि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा? मैंने आपको बार बार बताया है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग अपन हम क्या करेंगे थर्ड पीरियड तक लेंगे, उसके ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हम नहीं लगाएंगे। AlH3 की केस में सेम हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास तो कभी लोन पेयर होगा ही नहीं, ठीक है। एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगा, ठीक है। AlCl3 की बात बताइए। AlCl3 में क्या होगा? AlCl3 में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको कोई भी केस नहीं बताया हूं। 2p पाई 2p पाई एक बताया था आपको, 2p पाई 3p पाई, और एक बताया था आपको 2p पाई 3d पाई, और एक बताया था आपको 3p पाई 3d पाई, ठीक है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी के पास क्या है, p में है सभी का। एल्युमिनियम का देखिए 3p में है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी है 3p में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। इसलिए बोल रहा था कि जो समझा रहा हूँ उसी हिसाब से, अगर 3p पाए 3p में मैं समझा देता तो प्रॉब्लम क्या होता, यहाँ पे सब कुछ है, इसका लोन पेयर है, इसका बैकएंड ऑर्बिटल भी है, लेकिन बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ आर इन 3p, ठीक है, बोथ आर इन थर्ड पीरियड, implies size of both atom are in large। अगर साइज बड़ा होगा तो होगा क्या, extent of overlapping too less implies no डबल बॉन्ड, नो पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, implies नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। 3p पाई बैक बॉन्डिंग मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ तो उसके बारे में बोलूँगा भी नहीं कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। कोई बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। अगर LCl3 में नहीं हो रहा है तो LBr3 में भी नहीं होगा, LCH3 में भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, इसके पास तो बैकएंड ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन CH3 में इसके पास क्या है, लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर इसके पास नहीं है, ठीक है। बैकएंड ऑर्बिटल है लेकिन कार्बन के पास यहाँ पे नो लोन पेयर, तो लोन पेयर नहीं है तो बैक बॉन्डिंग होगा नहीं, ठीक है। लोन पेयर है नहीं तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हम मिटा देते हैं। ट्वेल्व क्या था आपका, CCl4 के बाद था आपका NH3, ये था आपका 15 था आपका NSiH3, ठीक है। 9 से कीजिए। CH4 में क्या होगा, CH4 में आपका नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, नो बैकएंड ऑर्बिटल, ठीक है। लोन पेयर भी नहीं है, नो लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी नहीं है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगा। तो कार्बन के पास बैकएंड ऑर्बिटल है ही नहीं, तो CF4 में भी नहीं होगा। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट, लेकिन बैकएंड ऑर्बिटल आपके पास एब्सेंट है, ठीक है। कार्बन के पास बैकएंड ऑर्बिटल है नहीं, क्योंकि कार्बन का क्या है, 1s2 2s2 2p2, तो एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा, ये 2s 2p, ठीक है। तो बैकएंड ऑर्बिटल है नहीं, तो आपका क्या होगा, होगा नहीं। CF4 में नहीं होगा, CF4 में नहीं होगा तो CCl4 में भी नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है, बैकएंड ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है, नो बैकएंड ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक जोड़ दीजिए 14 NCl3 कर दीजिए, ये आपको कर दीजिए 15, इंटरेस्टिंग होगा आपका, ठीक है। 16, ये आपका 17, ये आपका 18, ठीक है। मैं पहले समझा देता हूँ। NCl3 आप कीजिए, NF3 में क्या होगा, लोन पेयर तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से NF3 भी आपका क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। NCl3 की बात कीजिए, ठीक है। NCl3 में नाइट्रोजन के पास क्या है आपका, लोन पेयर प्रेजेंट, ये सर नो, हाँ। क्लोरीन के पास आपका क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये सर नो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाँ। सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल है, आपको लग रहा होगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। NCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, मिनिमल है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट सफिशिएंटली पोलर, ठीक है। सफिशिएंटली क्या होगा, पोलर नहीं होगा, तो पोलर नहीं होगा तो NCl3 में क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ आपको कि जहाँ पे पोलर ना होने की वजह से आपका क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी लगभग 3 के आसपास रहता है और क्लोरीन का भी 2.97, ठीक है। तो वो भी 3 के आसपास ही रहता है। तो ज़्यादा सफिशिएंटली पोलर ना होने की वजह से NCl3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, फिर भी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। NH3 में क्या होगा, कार्बन है नो वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर होने के बावजूद भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग, नो, ठीक है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन सिलिकॉन के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं, H H H, H H H H H H, ठीक है। यहाँ पे बताइए बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा मतलब मीन्स सफिशिएंटली पोलर, तो पोलर होगा। तो सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल को दे देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे इसको भी दे देगा एक टाइम में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कभी इसको भी दे देगा एक टाइम में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मीन्स N SiH3 SiH3 SiH3, पहले क्या था, N SiH3, ठीक है। ये क्या था, लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। 3 SiH3 लगे थे, एक लोन पेयर था, 3 SiH3 सिग्मा 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 मीन्स 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर,
तो क्या हो रहा था 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका रहता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ना रह के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ड्यू टू, कहाँ पे लिखूं, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपको मिटा देता हूँ। सफिशिएंट पोलर हुआ तो आपका बैक बॉन्डिंग आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन changes from sp3 to sp2। sp3 में क्या हो रहा था आपका, लोन पेयर था तो पिरामिडल था, तो sp3 में बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था 107.5 डिग्री। हो क्या जाएगा बॉन्ड एंगल, ये आपका क्या है sp3 था तो पिरामिडल था, हो क्या गया sp2 हो गया तो मीन्स प्लानर हो गया। अगर प्लानर हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा sp2 में 120 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो लेंथ भी घटेगा, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो सब कुछ सूट कर रहा है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से हो क्या रहा है, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री, सॉरी शेप, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो NiNSiH3 आपको बैक बॉन्डिंग शो करेगा। OH2 लोन पेयर तो है लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग। OCl2 केस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। अगर बैक बॉन्डिंग होगा, ड्रेगो में ने आपको क्या पढ़ाया था, OCl2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि NB पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगता है। बैक बॉन्डिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, लेंथ छोटा होगा, लेंथ छोटा होगा तो हमें पता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड एंगल। अगर लेंथ छोटा होगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो OCl2 में ऐसे भी आपका ज़्यादा बॉन्ड एंगल रहता है। बैक बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका आज का लेक्चर। कल आप और एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम और बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। घर में रहिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। NCl3 की बात कीजिए, ठीक है। NCl3 में नाइट्रोजन के पास क्या है आपका, लोन पेयर प्रेजेंट, ये सर नो, हाँ। क्लोरीन के पास आपका क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये सर नो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाँ। सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल है आपको लग रहा होगा, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। NCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, मिनिमल है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट सफिशिएंटली पोलर, ठीक है। सफिशिएंटली क्या होगा, पोलर नहीं होगा। तो पोलर नहीं होगा तो NCl3 में क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ आपको कि जहाँ पे पोलर ना होने की वजह से आपका क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी लगभग 3 के आसपास रहता है और क्लोरीन का भी 2.97, ठीक है। तो वो भी 3 के आसपास ही रहता है। तो ज़्यादा सफिशिएंटली पोलर ना होने की वजह से NCl3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, फिर भी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। NH3 में क्या होगा, कार्बन हैव नो बैकेंड ऑर्बिटल, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर होने के बावजूद भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग, नो, ठीक है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन सिलिकॉन के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं, H H H, H H H H H H, ठीक है। यहाँ पे बताइए बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा मतलब मीन्स सफिशिएंटली पोलर। तो पोलर होगा तो सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल को दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे इसको भी दे देगा एक टाइम में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कभी इसको भी दे देगा एक टाइम में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मीन्स N SiH3 SiH3 SiH3। पहले क्या था, N SiH3, ठीक है। ये क्या था, लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। 3 SiH3 लगे थे, एक लोन पेयर था। 3 SiH3 सिग्मा 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 मीन्स 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो क्या हो रहा था, 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका रहता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ना रह के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, ड्यू टू, कहाँ पे लिखूं, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपको मिटा देता हूँ। सफिशिएंट पोलर हुआ तो आपका बैक बॉन्डिंग आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन changes from sp3 to sp2। sp3 में क्या हो रहा था, आपका लोन पेयर था तो पिरामिडल था। तो sp3 में बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था, 107.5 डिग्री। हो क्या जाएगा बॉन्ड एंगल, ये आपका क्या है, sp3 था तो पिरामिडल था,
हो क्या गया, sp2 हो गया, तो मीन्स प्लानर हो गया। अगर प्लानर हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा sp2 में 120 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो लेंथ भी घटेगा, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो सब कुछ सूट कर रहा है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से हो क्या रहा है, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री शेप सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो NiNSiH3 आपको बैक बॉन्डिंग शो करेगा। OH2 लोन पेयर तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग। OCl2 केस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। अगर बैक बॉन्डिंग होगा, ड्रेगो में ने आपको क्या पढ़ाया था, OCl2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि NB पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगता है। बैक बॉन्डिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, लेंथ छोटा होगा, लेंथ छोटा होगा तो हमें पता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड एंगल। अगर लेंथ छोटा होगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो OCl2 में ऐसे भी आपका ज़्यादा बॉन्ड एंगल रहता है। बैक बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका आज का लेक्चर। कल आप और एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम और बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। घर में रहिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।